नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिव्य लोक के पश्चिमी क्षेत्र में अग्नि साम्राज्य के अद्वितीय नगर में आज का दिन दिव्य लोक के साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अपनी युद्ध आत्मा को जागृत करने का। युद्ध आत्माओं को निम्न से उच्च तक 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। किंवदंती के अनुसार 9वीं श्रेणी से ऊपर सम्राट श्रेणी और देव श्रेणी की युद्ध आत्माएं भी होती हैं। एक साधक की युद्ध आत्मा ही उसकी भविष्य की साधना सीमाओं और प्रतिभा के स्तर को निर्धारित करती है। यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु तक अपनी युद्ध आत्मा को जागृत करने में विफल रहता है, तो वो हमेशा के लिए शरीर परिष्करण क्षेत्र में ही रहेगा और उसमें जरा सा भी सुधार नहीं हो पाएगा। 16 वर्ष की आयु से पहले शरीर परिष्करण क्षेत्र में किसी व्यक्ति का साधना स्तर जितना ऊंचा होता है, जागृत युद्ध आत्मा का स्तर उतना ही ऊंचा होता है। अपनी युद्ध आत्मा को जागृत करना एक ऐसा चरण है जिससे दिव्य लोक के सभी साधकों को गुजरना पड़ता है और ये एक साधक की भविष्य की उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। इतने महत्वपूर्ण दिन पर अद्वितीय नगर में काफी चहल पहल होनी चाहिए थी और सभी को युवा प्रतिभाओं के लिए उसी तरह जयकार करनी चाहिए थी जैसे उन्होंने पिछले वर्षों में की थी। लेकिन आज तो स्थिति बिल्कुल उलट है। अद्वितीय नगर के केंद्रीय अखाड़े में सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर युवक अपने हाथ में लंबी तलवार लिए हुए जी जान से लड़ रहा था। उसका सुंदर चेहरा अब क्रोध से विकृत हो गया था, जो उसके सामान्य आकर्षक रूप से बिल्कुल अलग था। जो दिन चहल पहल और उत्साह से भरा होना चाहिए था, उसके बजाय स्टेडियम के चारों ओर मौजूद भीड़ ने आहें भरी और सिर हिलाया। सहानुभूति, दया, तिरस्कार, उपहास। ये युवक कोई और नहीं बल्कि अद्वितीय नगर के प्रताप परिवार का तीसरा युवा स्वामी आर्यन है। अद्वितीय नगर में 4 प्रमुख परिवार हैं, जिनमें मौर्य परिवार सबसे ऊपर है और प्रताप परिवार उनमें से एक है। आर्यन, हार मान लो, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। अखाड़े के नीचे से हरे रंग के कपड़े पहने एक युवती ने बड़े ही घमंडी अंदाज में कहा, मानो वो उस लड़के को अच्छी तरह जानती हो। उसकी आवाज ठंडी और भावहीन थी। नीले रंग के कपड़े पहनी लड़की की आंखों में शीतलता, तिरस्कार और घृणा के अलावा कुछ भी नहीं था। आर्यन, ताकत और रुतबे के मामले में तुम मेरे सामने कहीं नहीं ठहरते। तुम्हें हराना मेरे लिए चींटी को कुचलने जितना आसान है। खुद को अपमानित क्यों करना? हार मान लो, आर्यन से लड़ रहे युवक ने घमंड से कहा। लड़के ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया और आर्यन को उस पर हमला करने दिया। हमला कितना भी भयंकर या कितना भी तेज क्यों न हो, लड़का आसानी से उससे बच सकता था। ये दोनों तो एक ही श्रेणी के भी नहीं हैं। क्रोध और आक्रोश से भरी उसकी आंखें एक उग्र बाघ की तरह लड़की पर टिक गई। आर्यन दहाड़ा, माया, तुमने मुझसे 3 साल का वादा किया था, लेकिन अभी तो सिर्फ 2 साल ही बीते हैं। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा इंतजार? छी, तुम इसके लायक नहीं हो। लड़की के सुंदर चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन पिछले 2 सालों में मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ है कि तुम्हें गलत समझना मेरी कितनी बड़ी बेवकूफी थी। आर्यन, प्रताप परिवार के तीसरे युवा स्वामी के रूप में आपने पिछले 16 वर्षों में कुछ भी हासिल नहीं किया है। यहां तक कि आज आपने जो युद्ध आत्मा जागृत की है, वो भी केवल द्वितीय श्रेणी की है। आपका प्रताप परिवार बदनामी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मेरा मौर्य परिवार नहीं। मेरी जागृत युद्ध आत्मा 6ठी श्रेणी की है और मैं अब मौर्य परिवार के नंबर 1 प्रतिभा और अद्वितीय नगर में अपनी पीढ़ी के नंबर 1 प्रतिभा हूं। तुम्हारी युद्ध आत्मा तो केवल दूसरे दर्जे की है। मुझे तुम्हारा इंतजार करवाने की तुम्हारी क्या योग्यता है? तुम तो एक स्त्री के भी बराबर नहीं हो।
मेरी रक्षा करना तो दूर की बात है, शक्तिहीन होकर तुम मेरी रक्षा कैसे करोगे? तुम्हारा अनुसरण करना मेरे लिए अपमान है। यह सुनकर आर्यन की पुतलियां सिकुड़ गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा, उसका चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो माया को खाली निगाहों से घूरने लगा। माया के साथ बिताए अनगिनत दृश्य उसके दिमाग में कौंध गए। ये दृश्य सुंदरता और खुशी से भरे हुए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे किसी भारी बम से चकनाचूर हो गए हों। ये अब वो माया नहीं है जिसे वह जानता था। आर्यन का दिल दर्द से लाल हो रहा था। 16 साल की खूबसूरत यादें उसके लिए बहुत अनमोल थी, लेकिन माया उन्हें अपमान समझती थी। माया के शब्दों ने प्रताप परिवार के उच्च अधिकारियों के चेहरों को क्रोधित कर दिया। उनकी आंखें गुस्से से धधक रही थी, लेकिन वे उसका खंडन करने में असमर्थ थे। ये सच है, आर्यन 16 वर्षों तक प्रताप परिवार में रहा, गुमनाम और प्रतिभा में औसत दर्जे का बना रहा। उसने कुछ भी हासिल नहीं किया, जबकि उसके साथियों का साधना स्तर उससे कहीं बेहतर था। अद्वितीय नगर में अपने साथियों के बीच आर्यन की ताकत संभवतः सबसे कमजोर थी। माया सबसे अलग है। इतना ही नहीं, मौर्य परिवार की ताकत प्रताप परिवार से कहीं अधिक है और माया की प्रतिभा आर्यन से कहीं श्रेष्ठ है। केवल इस तथ्य से ही कि माया ने 6ठी श्रेणी की युद्ध आत्मा जागृत कर ली है। अद्वितीय नगर में उसके सभी साथी उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इन दोनों की भविष्य की उपलब्धियां बिल्कुल अलग है। इसके अलावा माया पहले से ही शरीर परिष्करण क्षेत्र के 9वें स्तर पर है और किसी भी समय ची परिष्करण क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। 6ठी श्रेणी की युद्ध आत्मा। माया ने सचमुच 6ठी श्रेणी की युद्ध आत्मा को जागृत कर लिया। क्या मैंने सही सुना? हे भगवान, हमारे अद्वितीय नगर की युवा पीढ़ी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। माया के शब्द भले ही कठोर थे, लेकिन उनमें काफी सच्चाई थी। युवा मास्टर आर्यन की प्रतिभा वाकई बहुत कम है और यह कहा जा सकता है कि उन्होंने एक बेकार युद्ध आत्मा को जागृत किया है। हां, माया ने अब 6ठी श्रेणी की युद्ध आत्मा जागृत कर ली है। अद्वितीय नगर में युवा पीढ़ी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो ऐसी शख्सियत नहीं है जिसकी आर्यन आकांक्षा कर सके। एक साधारण सी युद्ध कला का कौशल बिल्कुल बेकार है। इतनी ऊंची पदवी की आकांक्षा रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे बराबर भी नहीं हो। तुम बिल्कुल अयोग्य हो। ये तो मेंढक के हंस का मांस खाने की कोशिश करने जैसा है। वहां मौजूद लोग आहें भर रहे थे। हालांकि माया की बातें अतिशयोक्तिपूर्ण थी, लेकिन ज्यादातर लोग वास्तव में उसी का समर्थन कर रहे थे। इसका कारण सीधा साधा है। मौर्य परिवार 4 प्रमुख परिवारों का मुखिया है। माया के शब्द और भीड़ की चर्चाएं लगातार आर्यन के दिमाग में गूंज रही थी, जिससे वो पूरी तरह से टूट गया। हजारों तीरों से घायल होने का एहसास मौत से भी बदतर था। दर्द और गुस्से की पीड़ा से आर्यन को ऐसा लग रहा था मानो उसका सिर फट जाएगा। आर्यन का शरीर, जो इतने लंबे समय से अकड़ा हुआ था, अंततः ढीला पड़ गया, मानो उसकी आत्मा और भावना उसके शरीर से निकल गई हो और उसकी आंखों का रंग फीका पड़ गया। बूम, फुफ। कुछ क्षण तक व्याकुल आर्यन को देखने के बाद उस युवक ने अंततः अपना कदम उठाया और एक ही बार में हथेली से आर्यन पर प्रहार किया, जिससे वो खून की उल्टी करने लगा। कई मीटर दूर जा गिरा और उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। उस युवक ने हथेली के एक ही वार से आर्यन को हरा दिया, जिससे यह साबित हो गया कि उसकी ताकत आर्यन की ताकत से कहीं अधिक थी। शरीर परिष्करण क्षेत्र के 4थे स्तर पर मुझे चुनौती देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन, तुम इस जंग में मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। उस युवक ने घमंड से भरे स्वर में आर्यन की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। आर्यन। अखाड़े के नीचे एक खूबसूरत महिला का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसे डर था कि आर्यन इस तरह के प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। वो आर्यन की जैविक मां सुनीता है। विक्रम प्रताप का चेहरा बेहद विकृत हो गया था। अचानक
उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली, मानो कोई उग्र जानवर हो, और ऊर्जा बेतहाशा फैल गई। उनकी निगाहें मौर्य परिवार पर थोड़ी सी टिक गई और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कुलपति मौर्य, क्या आप अपनी बेटी का पालन पोषण इसी तरह करते हैं? आर्यन की प्रतिभा बेशक माया से कम है, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले 16 वर्षों में आर्यन ने माया के साथ कैसा व्यवहार किया है। भले ही माया मेरे बेटे को नीचा समझती हो, उसे इस तरह उसका अपमान नहीं करना चाहिए और आर्यन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। क्या आपको सच में लगता है कि मेरे प्रताप परिवार को धमकाना आसान है? रूपांतरण क्षेत्र का 9वां स्तर। प्रताप परिवार के मुखिया ने सचमुच रूपांतरण क्षेत्र के 9वें स्तर को पार कर लिया है। विक्रम प्रताप द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए वहां मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए। विक्रम प्रताप पर हल्की सी नजर डालते हुए मौर्य परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रताप परिवार के मुखिया, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मामला माया को खुद तय करना है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। आप माया का स्वभाव जानते हैं, एक बार वो कोई फैसला कर लेगी तो उसे बदलेगी नहीं। तुम। विक्रम प्रताप गुस्से से आग बबूला हो गया और उस बूढ़े धूर्त को एक ही वाक्य में सब कुछ नकारने के लिए कोसने लगा। विक्रम प्रताप गुस्से से आग बबूला था। उसका चेहरा हत्या के इरादे से विकृत हो गया था और ऐसा लग रहा था मानो वो मौर्य परिवार के मुखिया को थप्पड़ मारकर जान से मार देना चाहता हो। चाचा विक्रम, मेरा फैसला अंतिम है। आर्यन की युद्ध आत्मा सिर्फ द्वितीय श्रेणी की है, ये बात बदली नहीं जा सकती। इस जीवन में उसका भाग्य तय हो चुका है, लेकिन मैं अलग हूं। मैं अपने साथ अन्याय नहीं करना चाहती। आशा है चाचा विक्रम मेरी बात समझेंगे, माया ने धीरे धीरे कहा। विक्रम प्रताप ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। माया के शब्दों से साफ पता चलता था कि आर्यन उसके लिए काफी अच्छा नहीं था। आर्यन भले ही जीवन भर गुमनाम रहे, जबकि माया का भविष्य असीमित था। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। क्या तुमने कभी आर्यन की भावनाओं के बारे में सोचा है? क्या तुमने कभी हमारे प्रताप परिवार के बारे में सोचा है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि आर्यन ने इन सभी वर्षों में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है, लेकिन तुमने आर्यन के साथ कैसा व्यवहार किया है? माया, तुम बहुत स्वार्थी हो। उस खूबसूरत महिला ने नाराजगी से कहा, अगर तुम स्वार्थी बनना चाहती हो तो बनो। मेरे पास बेहतर विकल्प है। मैं बाद में पछताना नहीं चाहती। जहां तक आर्यन की बात है, मैं इस जन्म में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। माया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। बस करो। अखाड़े में घायल आर्यन अचानक दहाड़ा। अचानक हुई गर्जना से सब चौंक गए और एक पल के लिए सभी की निगाहें आश्चर्य से आर्यन की ओर मुड़ गई। आर्यन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें एकदम ठंडी हो गई, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। क्या बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें लगता है कि मेरी प्रतिभा साधारण है और तुम्हारे लायक नहीं है? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें पीछे खींच लूंगा और हंसी का पात्र बन जाऊंगा? अगर तुम उसके साथ जाना चाहती हो तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। क्लैंग। इतना कहकर आर्यन ने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को एक ही झटके में 2 भागों में बांट दिया और ठंडे स्वर में कहा, हम अब अलग हो चुके हैं। ये तलवार हमारी गवाह है। आर्यन के निर्णायक और निर्मम रवैये के साथ साथ अभी अभी उसके जोर से चिल्लाने को देखकर माया को अकथनीय क्रोध का अनुभव हुआ और उसे आर्यन और भी अधिक घृणित लगा। माया ने अपने लाल होठों को काटते हुए गुस्से से कहा, मैं तुमसे घृणा करती हूं। मैं तुम्हें दिल से नीचा समझती हूं। अगर मैंने इतने सालों तक तुम्हारे साथ अपना आध्यात्मिक रस साझा न किया होता तो तुम शरीर परिष्करण क्षेत्र के 3रे स्तर तक भी नहीं पहुंच पाते। 4थे स्तर की तो बात ही छोड़ो। माया के ऐसा कहते ही पूरा दर्शक वर्ग हंगामा मच गया। प्रताप परिवार के 3रे युवा स्वामी को साधना के लिए एक महिला की मदद की जरूरत थी। क्या ये पुरुषों के लिए शर्म की बात नहीं थी? विक्रम प्रताप और प्रताप परिवार के उच्च अधिकारियों के चेहरे और भी गंभीर हो गए। मैं तुम्हें अभी पैसे वापस कर दूंगा, आर्यन ने उग्र भाव से जवाब दिया। उसकी आवाज और भी ठंडी होती जा रही थी।
आर्यन ने हाथ में टूटी हुई तलवार उठाई और निर्णायक रूप से उसे अपने दांतियान में घोंप दिया। खून बह निकला, लेकिन दर्द चाहे कितना भी हो, आर्यन ने एक शब्द भी नहीं कहा। दिल के दर्द के आगे ये कुछ भी नहीं था। आर्यन, रुको! ये दृश्य देखकर विक्रम प्रताप के चेहरे के भाव एकदम बदल गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन, तीसरा भाई। प्रताप परिवार में दहशत फैल गई और वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। किसी ने भी आर्यन से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। माया, मैंने तुम्हारा जो कर्ज लिया था वो चुका दिया है। अब से हम एक दूसरे के कुछ भी ऋणी नहीं हैं। आर्यन ने दांत पीसते हुए दहाड़ा। तलवार के इस वार ने उसके ऊर्जा सागर को नष्ट कर दिया था। कुछ ही देर बाद आर्यन बेहोश हो गया। माया भी चौंक गई। उसे आर्यन से इतनी दृढ़ता और साहस की उम्मीद नहीं थी, जो उसके सामान्य स्वभाव से बिल्कुल अलग था। न जाने क्यों माया को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने कुछ खो दिया हो, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या। उस पर एक नजर डालने के बाद वो बिना कुछ कहे मुड़ी और चली गई। माया के विश्वासघात और अपमान ने आर्यन के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया था और उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई। उसकी आधी खुली आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। जैसे ही आर्यन ने कमजोरी से अपनी आंखें बंद की, वे अचानक एक विचित्र तरीके से चौड़ी खुल गई और पूरी तरह से काली हो गई, जो काफी डरावनी थी। कुछ ही क्षण बाद आर्यन की भौं के बीच से काले धुएं के गुबार निकलने लगे और फिर एक छोटा काला अजगर प्रकट हुआ, जो बहुत ही अजीब और रहस्यमय था। आखिरकार मुहर टूट गई। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये बदमाश अपनी मौत को गले लगाएगा, है ना? मैं इस बदमाश के शरीर का इस्तेमाल पुनर्जन्म लेने के लिए करूंगा। अपनी शक्ति वापस पाते ही मैं तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। आर्यन के दिमाग में एक गहरी और जानलेवा आवाज गूंजी। कालनाग देव, तुमने वाकई अपना रवैया नहीं बदला। क्या तुम युवा स्वामी के शरीर का उपयोग करके पुनर्जन्म लेना चाहते हो? तुम सपने देख रहे हो। जैसे ही कालनाग देव आर्यन की आत्मा को बाहर निकालने वाले थे, एक बुलंद और प्रभावशाली आवाज गूंजी। युवा स्वामी, और आप कौन हैं? कालनाग देव चौंक गया और उसने तुरंत पूछा। दरअसल आर्यन के शरीर के अंदर एक और व्यक्ति छिपा हुआ था और कालनाग देव को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जो दर्शाता है कि इस व्यक्ति की शक्ति अत्यंत भयावह थी। मैंने तुम्हें इतने सालों तक कैद करके रखा, बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब समय आ गया है कि युवा स्वामी जागे। एक अत्यंत भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ, जिसने सीधे कालनाग देव की आत्मा पर प्रहार किया। धिक्कार है, तुमने मुझे 10,000 साल के लिए कैद कर लिया, सिर्फ इस बच्चे के लिए। कालनाग देव क्रोध से दहाड़ा, अपनी अपार शक्ति और भयानक हत्या की मंशा को उजागर करते हुए। एक तुच्छ आत्मा प्रतिरोध करने का साहस करती है? मर जा! रहस्यमय व्यक्ति फिर से दहाड़ा। उसकी विशाल और शक्तिशाली शक्ति ने निर्दयतापूर्वक कालनाग देव की आत्मा को कुचल दिया। कालनाग देव पलटवार करने में असमर्थ था। क्रोध से भरी एक भयंकर दहाड़ के बाद उसकी आत्मा फट गई और अनगिनत टुकड़े आर्यन के अंगों और हड्डियों में विलीन होने लगे। आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।